गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामेश्वरम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज एग्रीकल्चर की क्लास के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैविक खेती का महत्व। जैविक खेती के महत्व की अगर बात करें यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या महत्व है वो आज अपन देखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अपन बात करें तो इसके काफ़ी ज़्यादा महत्व है। यानी जो रासायनिक जो खेती होती है, पिछले कुछ दशकों से रासायनिक खेती की जा रही है, जिसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं। और आज जो है वो अपने को ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने की आवश्यकता पड़ रही है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आज अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी, किस तरह से आज अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके अंदर यदि अपन महत्व की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग के महत्व की बात करें तो इसके काफ़ी महत्व है, जिनमें से कुछ महत्व आज अपन देखेंगे। एक तो जो जैविक खेती होती है, जो जैविक खेती है उससे जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, या अपन कह सकते हैं उसमें टिकाऊपन आता है। तो जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन आता है। टिकाऊपन आता है कहने का मतलब ये है कि जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाते हैं तो उससे जो मृदाओं की जो यानी मृदाओं की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति जो है वो बनी रहती है। और जब मृदाओं की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति जब बनी रहती है तो उन मृदाओं की जो उर्वरा शक्ति है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। तो इस उर्वरा शक्ति के अंदर टिकाऊपन आता है। टिकाऊपन का मतलब होता है कि जो उर्वरा शक्ति है वो लंबे समय तक बनी रहती है। यदि अपन रासायनिक अपन खेती कर रहे हैं तो मृदाओं की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें रसायनों की मात्रा ज़्यादा होने से, जैसे माना कि उसकी जो भौतिक संरचना है वो खराब हो जाती है, इसके अंदर जो पोषक तत्व वगैरह जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। जो मृदाओं के अंदर, जो मृदाओं के लिए जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे केंचुए हैं, मृदाओं की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा जो एग्लेंसिल फास्फोरस को ग्लेंसिल में बदलने के लिए, या एग्लेंसिल सल्फर को ग्लेंसिल में बदलने के लिए जो सूक्ष्म जीव काम में आते हैं, उन सूक्ष्म जीव भी, उनकी संख्या जो है अपन कह सकते हैं कि वो जीव जो है वो भी प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि रसायनों के द्वारा वो जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि मृदाओं की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पहला महत्व अपना यही है कि मृदाओं की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। पशुधन उत्पाद में वृद्धि होती है। पशुधन उत्पाद में वृद्धि, यानी पशुधन उत्पाद, कृषि के साथ साथ जो पशुपालन किया जाता है जिससे अपने को दूध, मांस, चमड़ा वगैरह प्राप्त होते हैं। तो जो दुधारू पशु होते हैं उनकी दूध की जो मात्रा है, उसकी जो क्वालिटी है यानी गुणवत्ता जो है वो इससे बनी रहती है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो चारा वगैरह जो प्राप्त होते हैं, उन चारे वगैरह को यदि अपन पशुओं को खिलाते हैं तो उनसे जो पशु उत्पाद जो होते हैं उनमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तीसरे इसका महत्व है जो बाह्य आदान है, आदानों में कमी। जो बाह्य आदान है, जैसे माना कि उर्वरक है, कीटनाशक है, रोगनाशक है, जिनको अपन कृषि के अंदर काम में लेते हैं, उन बाहरी आदानों में भी क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो स्थानीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको ही खेतों के अंदर डालकर जो है वो कृषि कार्य किया जाता है। तो जो भारी आदान होते हैं, जैसे उर्वरक वगैरह जो है, या कीटनाशक है, रोगनाशक है, उनमें क्या आती है, कमी आती है।
तो एक इसका जो महत्व है वो यही है, जो भारी आदान वगैरह जो होते हैं उर्वरक, कीटनाशक या फिर रोगनाशक जो है उनमें क्या आती है, कमी आती है। मानव का स्वास्थ्य बना रहता है, मानव का स्वास्थ्य बना रहता है, यानी इससे मानव के स्वास्थ्य के ऊपर भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि अपन रासायनिक अपन खेती करते हैं तो उसका जो प्रभाव है, या अपन कह सकते हैं कि उसके जो दुष्परिणाम है वो मानव के स्वास्थ्य के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। यानी वैसे तो वो सभी जीवों के ऊपर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मानव का जो स्वास्थ्य है, यानी अपना जो स्वास्थ्य है वो भी फार्मिंग के ऊपर निर्भर करता है। यदि अपन उस ऑर्गेनिक फार्मिंग को यदि अपन काम में लेते हैं, यानी ऐसे कृषि उत्पाद जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जिसका उत्पादन किया जाता है, उसको यदि अपन आहार के तौर पर अपन काम में लेते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बना रहता है। एक जो जीवांश खाद जब अपन काम में लेते हैं, यानी जीवांश खाद, कार्बनिक खाद जो अपन काम में लेते हैं, तो जीवांश खादों से ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो खाद अपन काम में लेते हैं, जिसको अपन जीवांश खाद भी अपन बोल सकते हैं या अपन कार्बनिक खाद भी अपन बोल सकते हैं। तो कार्बनिक खाद या जीवांश खाद से सिंचाई में कमी आती है, सिंचाई में कमी आती है। सिंचाई में कमी का मतलब ये है कि यदि अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन करते हैं जिसमें जीवांश खाद अपन काम में लेते हैं या कार्बनिक खाद अपन काम में लेते हैं, तो इससे मृदाओं की जो संरचना है वो बनी रहती है। दूसरी चीज, जो मृदाओं की जो जलदान क्षमता है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। तो मृदाओं की जलदान क्षमता बढ़ती है तो जो दो सिंचाइयों के बीच का जो अंतराल है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जिस समय जैसे मान लो कि 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन मृदाओं की जो जलदान क्षमता है वो बढ़ने से दो सिंचाइयों के बीच का जो अंतराल है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे जिस खेत के अंदर या जिस क्षेत्र के अंदर अपन कार्बनिक या अपन कह सकते हैं कि अपन जैविक खेती अपन करते हैं, उनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। एक जो कृषि उत्पाद होते हैं उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रही। यदि अपन मानो कि जैविक खेती अपन करते हैं, जैविक खेती के अंदर जो कृषि उत्पाद होते हैं उसकी गुणवत्ता क्या होती है, अच्छी होती है। और यदि अपन रासायनिक खेती के अंदर जो उसकी खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। एक इससे सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। यानी जो पोषक तत्व पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन पोषक तत्वों की पूर्ति जो है वो जीवांश खाद से या कार्बनिक खाद से हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर मृदाओं के अंदर जो जैविक खेती अपन अपनाते हैं, तो जैविक खेती अपनाने से मृदाओं के अंदर जो पोषक तत्व है उसकी पूर्ति बनी रहती है। एक इसका महत्व जो है वो खाद्य जो उत्पाद होते हैं, खाद्य उत्पाद या आप कह सकते हैं जो कृषि उत्पाद है, उसमें कृषि उत्पाद के मूल्य में 10 से 30% वृद्धि होती है। यानी जैविक खेती से जो कृषि उत्पाद अपने को मिलते हैं उसका जो मूल्य है वो लगभग 10 से 30% क्या होता है, ज्यादा होता है। एक इससे फसल उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ती है, फसल उत्पादन क्षमता बढ़ती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने से जो उस क्षेत्र की जो फसल उत्पादन क्षमता जो है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये कुछ महत्व है, जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन आता है,
पशुधन उत्पाद में वृद्धि होती है, बाहरी आदानों में कमी आती है, बाहरी आदानों में कमी आएगी, इसका मतलब लागत में कमी आएगी, तो लागत में कमी आएगी तो जो उत्पादन मूल्य है वो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी लाभ ज़्यादा होगा। मानव का जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा, क्योंकि मानव के स्वास्थ्य के ऊपर जो रसायनों की जो इफेक्ट है वो यहाँ पर नहीं होंगी, क्योंकि अपन रसायनों का प्रयोग इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर नहीं करते हैं। जीवांश खादों से सिंचाई में कमी आती है, क्योंकि जलदान क्षमता बढ़ेगी, जलदान क्षमता बढ़ने से दो सिंचाइयों के बीच का जो अंतराल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि सिंचाई की कम आवश्यकता होगी। जो कृषि उत्पाद होते हैं उसकी गुणवत्ता भी क्या होगी, बनी रहेगी। जो कृषि उत्पाद है या खाद्य पदार्थ है उसकी जो गुणवत्ता है, जैसे मान लो कि कोई भी अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जैसे मान लो कि अपन कोई फल का उत्पादन किया या जैसे गेहूं का उत्पादन किया, तो उनकी जो गुणवत्ता होती है वो उनकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहती है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो मानक निर्धारित होते हैं, जिनके माध्यम से उसका जो मूल्य है वो निर्धारित होता है, वो उसकी गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस फल की या जिस कृषि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होगी उसका जो मूल्य है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। सभी जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन सभी पोषक तत्वों की इनमें पूर्ति होती है और उस क्षेत्र के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो बने रहते हैं। जो खाद्य पदार्थ है या जो कृषि उत्पादन है उसका जो मूल्य है वो लगभग ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो कृषि उत्पाद अपने को प्राप्त होता है उसका जो मूल्य है वो सामान्य फसलों के या सामान्य कृषि उत्पाद होते हैं उनके मूल्य से लगभग 10 से 20% क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एक उसकी जो फसल उत्पादन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कुछ महत्व है। इसके बाद में है भारत में जैविक खेती की उपयोगिता। भारत में जैविक खेती की उपयोगिता, यानी भारत के अंदर जो जैविक खेती है उसकी उपयोगिता कैसे पड़ी, इसकी अपन बात करें तो इसके कुछ कारण हैं। उन कारणों की अपन बात करें तो हरित क्रांति जिस समय आई थी उस समय, यानी हरित क्रांति का जो सूत्रपात है वो 1966-67 के अंदर हुआ था, जिस समय गेहूं और धान का उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने जब बोनी किस्में विकसित की और बोनी किस्में विकसित करने से भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है उन्होंने भारत के अंदर जब उन किस्मों को किसानों तक पहुंचाया और किसानों तक पहुंचाने के बाद में जब उनकी जो पैदावार है वो बढ़ी, यानी उस समय उसकी जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, तो उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हरित क्रांति के समय, जब हरित क्रांति के समय फसल का उत्पादन किया गया, यानी खाद्य पदार्थ जो खाद्य पदार्थ है या अपन कह सकते हैं कि जब अन्न का उत्पादन बढ़ा तो उस समय रसायनों का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा किया गया, यानी उस समय जो रसायन और जो सघन पद्धति है, यानी उस समय जो रसायन है वो भी ज़्यादा काम में लिया गया और सघन पद्धति उस समय अपनाई गई थी, जिसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हरित क्रांति का जब सूत्रपात हुआ उस समय खाद्यान्य जो फसलें हैं जिसमें गेहूं और धान सबसे मुख्य फसल है जिनका उत्पादन बढ़ा था, जिस समय जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन ज़्यादा किया गया, तो इसके दोहन से एक तो मृदाओं की जो उर्वरा शक्ति है उनमें कमी आई, भूमिगत जल स्रोत जो है उनमें कमी आई। तो इन कारणों को देखते हुए आज जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरा कारण इसका रहा है कि जिस समय हरित क्रांति हुई उस समय गेहूं और धान का जो उत्पादन है वो लगातार बनाए रखने के लिए ज़्यादा उसका उत्पादन किया गया और उत्पादन करने से भूमि के अंदर और फसलों के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी देखने को मिली, जिसमें आयरन है, सल्फर है, कॉपर है और फास्फोरस है, मैग्नीज है। ये कुछ पोषक तत्वों की जो कमी है वो भूमि के अंदर देखने को मिली, क्योंकि लगातार
सघन पद्धति अपनाने से या लगातार गेहूं और धान का उत्पादन करने से भूमि के अंदर कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखने को मिली, और जिससे एक तो फसल उत्पादन क्षमता, पशुओं के अंदर जो उत्पादन क्षमता और उसकी जो प्रजनन क्षमता है उसमें कमी देखने को मिली। यानी पोषक तत्वों की कमी होने से फसल उत्पादन क्षमता जो है उसमें कमी आई है, पशुओं के अंदर जो उत्पादन क्षमता है उसमें कमी आई है, और पशुओं का जो प्रजनन क्षमता है उसमें कमी आई है। इन कारणों को देखते हुए आज ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो यदि अपन उपयोगिता की अपन बात करें, उपयोगिता के अंदर एक तो जो जैविक खाद है उसके उपयोग के बिना फसल उत्पादन में टिकाऊपन को लगातार बनाए रखने की आवश्यकता है। यानी लंबे समय तक फसल की उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता है, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जीवांश खाद के बिना असंभव है। यानी अपन कह सकते हैं कि रसायनों के द्वारा हम लंबे समय तक जो है वो कृषि कार्य नहीं कर सकते। तो उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, उत्पादन क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता है। देश की बढ़ती खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पादन बनाए रखना है तो पोषक तत्वों के वैकल्पिक स्रोतों के ऊपर ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि अपन उर्वरकों के ऊपर काम है। उर्वरक के स्थान पर जो वैकल्पिक स्रोत है, यानी जो पोषक तत्व अपने को उर्वरकों से प्राप्त हो रहे हैं उनका वैकल्पिक स्रोत खोजने की आवश्यकता है। यानी किस प्रकार से उर्वरकों के बिना जो है उस पोषक तत्व की पूर्ति की जा सकती है। तीसरी जो इसकी उपयोगिता है वो है कृषि उपज को प्रभावी बनाए रखने के लिए कम कीमत वाले संसाधनों का उपयोग कर टिकाऊपन लाया जा सकता है। यानी कम कीमत वाले संसाधन, जो स्थानीय संसाधन है, उनको काम में लेकर जब अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन अपनाते हैं तो उसमें जो फसल उत्पादन है उसमें टिकाऊपन आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो मांग है वो किसानों की बाजार में पहुंच, गुणात्मक उपज का उचित मूल्य और मूल्य नीतियों तथा निजी कंपनियों के बाजार तरीकों व माध्यमों की उचित जानकारी पर विशेष ध्यान देने की जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो विश्व व्यापार संघ के जो नियम है उसका भारत में धीरे धीरे क्रियान्वयन लेने से कृषि उपज के गुणात्मक स्वरूप पर उपभोक्ताओं, निजी कंपनियों व व्यापार का ध्यान आकर्षित होने से कृषि विधियों, खाद, बीज, सिंचाई आदि के घटकों के प्रयोग में एक विशेष सावधानी रखनी होगी। तो ये भी इसकी क्या है, उपयोगिता है। इसके अलावा जो कृषि नीति की संभावनाएं हैं या फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार नीति के चलते हमें गेहूं, धान या फिर जो जैविक मसाले होते हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो मसाले जो है उसका उत्पादन किया जाता है, यानी जैविक मसाले हो जाएंगे आदि के निर्यात के लिए इन फसलों की अच्छी मांग वाली जो किस्में हैं उसके साथ साथ इनकी गुणवत्ता जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। यानी जो मानक प्रमाणीकरण संस्थाओं के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर निर्धारित किए जाते हैं उन मानकों के अनुरूप ही उसकी क्या होनी चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए। इसके बाद में है भारत में जैविक खेती का भविष्य। भविष्य की अपन बात करें तो वर्तमान में
जो जैविक खेती है वो विश्व के 179 देशों में की जा रही है। 179 देशों के अंदर जो है वो जैविक खेती की जा रही है। 179 देशों के अंदर 509 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर, यानी इन देशों में 509 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर जो है 24 लाख कृषि के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाई जा रही है। यानी विश्व के 179 देशों में जो जैविक खेती है वो 509 लाख हेक्टेयर के अंदर 24 लाख किसानों के द्वारा की जा रही है। यदि अपन भारत के अंदर बात करें तो भारत में 2015-16 के अंदर वर्ष 2015-16 के अंदर 57.1 लाख हेक्टेयर प्रमाणित क्षेत्रफल है। यानी जो प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए जो प्रमाणित क्षेत्रफल है वो भारत में 2015-16 की अगर बात करें तो कितना है 57.1 लाख हेक्टेयर। इनमें से यानी टोटल 57.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 42.2 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो वन्य या इसका है जंगलों का, यानी जो जंगल है उनका है या उनके पास का क्षेत्र होता है, क्योंकि वहां पर मृदाओं की जो उर्वरा शक्ति है वो अच्छी होती है। उनकी जलदान क्षमता, या आप कह सकते हैं कि जंगलों के पास की जो भूमि है या जंगलों की जो भूमि है उनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे जो उर्वरक वगैरह जो होते हैं उनको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो क्षेत्रफल कितना है 42.2 लाख हेक्टेयर और लगभग 14.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। 14.9 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो कृषि क्षेत्रफल, यानी जहां पर कृषि की जा रही है और उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा उसको प्रमाणित कर दिया गया है। वो कृषि जो क्षेत्र है वो कितना है 14.9 लाख हेक्टेयर, जिनमें वर्ष 2015-16 में 13.5 लाख टन कृषि का उत्पादन हो, यानी 13.5 लाख टन ऑर्गेनिक जो उत्पाद है वो इन क्षेत्रों से प्राप्त। ये कुछ आंकड़े हैं 15-16 के, जिनमें अपन बात करें तो टोटल विश्व के अंदर 509 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है उसमें 24 लाख किसानों के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाई जा रही है। भारत के बात करें तो वर्ष 2015-16 के अंदर 57.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रमाणित क्षेत्र है,
क्षेत्र था, जिनमें से 42.2 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो वन्य या जंगलों का है और 14.9 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो कृषित क्षेत्रफल है, जिसमें 13.5 लाख टन जो है वो कृषि का उत्पादन किया गया। तो ये प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जो प्रमाणित या आप कह सकते हैं कि जो प्रमाणित क्षेत्रफल है या ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसकी संभावनाएं भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने की आवश्यकता आने वाले समय में ज़्यादा होगी।